हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे दोस्तों। अभी तक मैंने जो भी अभी आपको स्टोरीज सुनाई उनमें आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। क्योंकि जब हम कुछ बात कहते हैं, कुछ कहते हैं, थोड़ा बहुत तो शर्म लगता है ना। तो खुशी होती है जब आप ऐसा मुझे कमेंट करते हैं कि आपकी स्टोरी अच्छी है या समथिंग, या फिर स्किप करके निकल जाते हैं। इस चीज़ के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। बस हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको थोड़ी भी स्टोरी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक गुरु और एक शिष्य की है। तो गुरु का रोल हमारी लाइफ में क्या होता है सभी को पता है। बचपन में हम जाते हैं, हम ABCD 1 2 3 से लेकर अपर क्लास तक जाने में जो कुछ सीखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे गुरु का होता है। अब बात आती है, जो मैं आपको स्टोरी लेकर जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। एक गुरु और एक शिष्य होते हैं जो जंगल में जा रहे होते हैं। क्योंकि अब गुरु शिष्य क्या क्या होता है, जैसे अभी प्रैक्टिकल्स होते हैं, आप लैब में करते हो या किसी कंपनी में जाते हो या फिर कोई इंटर्नशिप होती है समथिंग, उसके लिए जाते हो। लेकिन पहले क्या होता था कि थ्योरेटिकल ज़्यादा था और जो प्रैक्टिकल कराना होता था, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से दूसरे गांव, ऐसे जाकर वहां पर बात होती थी। तो पैदल भी चलते थे क्योंकि उस समय व्हीकल नहीं हुआ करते थे। तो क्या था, एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे थे। अब अंधेरा काफी हो चुका था, तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास किसी गांव में गुजार लेते हैं, क्योंकि अब गुरु है तो शिष्य को उनसे पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और आसपास के गांव में एक छोटे से गांव में जाकर रुके, क्योंकि अब पता है आपको, जंगल से निकल रहे हो तो वहां पे आलीशान कोठियां तो नहीं होंगी ना। अब जैसे ही वहां गए तो गुरु जी के शिष्य ने दरवाजा खटखट किया। अब खटखट मतलब नॉक करना, जैसे आजकल बेल लगी होती है घर में, तो पहले जमाने में क्या ऐसे खटखट किया जाता था, या फिर खांस के या फिर कुछ आवाजें लगा के बुलाना। तो उस घर से एक आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने सोचा किसी गांव में रुक जाते हैं। क्या भाई, पूछना तो पड़ेगा ना, क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? इस पर वो गरीब आदमी जो था वो बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। हम जैसे ही गुरुजी, हम मतलब वो शिष्य और गुरुजी, जैसे ही वो दोनों अंदर गए, उन्होंने देखा कि ये आदमी तो बहुत गरीब है, इसके हम बहुत ज्यादा गरीबी है। तो गुरुजी के मन में रहा नहीं गया, उन्होंने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो। वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर आपके पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह की लाइफ क्यों जी रहे हो, ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो इतनी जमीन होने के बाद। तो वो आदमी बोलता है कि यह किसी काम की नहीं है, जो जमीन है वो किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, और वहां फसल उगाना बहुत बड़ी मूर्खता है। गुरु ने बोला कि फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है। तो उसने बोला, मेरे पास एक भैंस है जिससे मैं अपना पूरा घर चलाता हूँ। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं, क्योंकि आपको बताया है पहले ही कि रात थी। अब जब रात में जब सब सो जाते हैं, तब गुरुजी क्या करते हैं, अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। इस पर शिष्य अपने गुरु से पूछता है, शिष्य कहता है कि गुरुजी, आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस से चलती थी। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। अब आप में से कुछ खुराफाती दिमाग भी चल रहे हो, जो ये सोच रहे होंगे, अरे अजीब सा ही गुरु था, एक तो बेचारे ने उसे रहने के लिए दिया, ऊपर से ये उनकी भैंस लेके चल पड़े। और कुछ और खुराफाती कह रहे होंगे, अरे गुरु जी है कि चोर है। चलिए, जो भी आपके मन में आ रहा हो आगे सुनिए। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर गए। किस बात को, वो भैंस लेकर जाते हुए शिष्य के साथ की बात को। अब गुरु जी का जो शिष्य था, अब इतने साल गुजर गए, तो वो जो गुरु का जो शिष्य था वो भी एक बड़ा गुरु बन गया। उसे एक दिन उस गरीब आदमी की याद आई, और फिर उसने सोचा, मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। अब ऐसे होता नहीं, हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं अभी हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम जब थोड़ी सी अपनी परिस्थिति है ना, अपनी कंडीशन अच्छी करते हैं, तो हम फिर उसकी याद आती है। कुछ ऐसे भी स्वार्थी लोग होते हैं जिन्हें कभी याद नहीं आती। खैर, वो बात की बात है। तो उस शिष्य ने क्या किया कि उस गांव की तरफ जाता है। किस गांव की तरफ, जहां वह एक दिन के लिए अपने गुरु के साथ रुका था। और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है, जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था ना, वहां पर एक आलीशान महल बन चुका है। और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी ना, उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। अब आप में से बहुत से लोग कुछ भी सोच रहे होंगे, लेकिन उसकी समझ में एक चीज आई। उसने सोचा, जब एक ही चीज थी रोजी रोटी, अब रोजी रोटी नहीं होगी, तो हो सकता है किसी बड़े आदमी ने वहां पे घर बना लिया और उसका झोपड़ा फेंक दिया हो, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं। जमीन बंजर थी, इसमें फूल कैसे है, ये उसके माइंड में चल रहा था। तभी उधर से घर का मालिक आता है और शिष्य जो होता है उसे पहचान लेता है।
और उस आदमी से कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना? मैं गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात यहाँ पर बिताई थी। भाई वो बच्चा बड़ा हुआ होगा जो, तो उसे नहीं पहचान पाया, लेकिन वो जो मालिक था उसको उसने पहचान लिया। अब वो आदमी उसे पहचान लेता है, कौन-सा उसने भी अपना माइंड लगाया कि हाँ, इतने सालों पुरानी बात उसे याद आया होगा, क्योंकि टोटली तो नहीं बदला ना। और बोलता है कि उस रात आप कहाँ चले गए थे? क्योंकि भई अब उसकी भैंस लेके गया था, ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो वो पूछेगा ही। उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी चली गई। देखो, उसने गुरु पे संदेह नहीं किया, उसे लगा भैंस भाग गई या भैंस को कोई ले गया या भैंस चोरी हो गई। तो उसने कहा, उसने कुछ नहीं बोला, अभी वो चुप था, कौन? शिष्य। तो जो गरीब आदमी था उसने उसने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, जब मेरी भैंस भी चली गई तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की, लोगों की बातें नहीं सुनी और मेहनत बहुत दिनों तक की। मुझे जब महसूस होने लगा मेरे मेहनत का कोई रिज़ल्ट, कोई फल नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने मेहनत की। लेकिन उस मेहनत का फल निकला और वहाँ पर फसल आई। आज मैं इस गाँव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य तो भौचक्का रह गया, हक्का-बक्का। और शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए। आंसू मतलब जो टीयर्स होते हैं ना, आंसू, वो आ गए। और उसे अब ये बात समझ में आ रही थी और वो रोने लगा। अब आप सोचिए, इस बात में आपको क्या मिल रहा है? आपने सोचा होगा कि वो प्रवचन दिया होगा, या भैंस चोरी करके ले गया, या पहले महाराज या गुरुजी होते, उनके खाने पीने का नहीं हुआ था, भिक्षा मांगते थे तो शायद भैंस का दूध पी के जिंदगी गुजारेंगे, ऐसा सोच रहे होंगे। तो आपको क्या समझ में आया? इस कहानी से आपको क्या समझ में आया जो मैंने आपको सुनाई? समझ में नहीं आया तो मैं भी बताती हूँ जो मुझे समझ आया वो। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को कहीं न कहीं रोक कर रखते हैं। अब वो रुकावट क्या है ये आप ही जान सकते हो। वो आपकी फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हो सकता है आप जॉब की वज़ह से अपना वो हुनर नहीं दिखा पा रहे हो। तो जैसे ही उसके पास भैंस नहीं रही, मतलब समझे? जब भैंस नहीं रही तो उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं रहा। अब उसके सामने क्या था कि वो जो बंजर ज़मीन थी उसी की खुदाई की और उससे उसने भैंस से कई गुना ज़्यादा अपनी आय बढ़ा ली। तो इससे क्या लगता है कि हाँ भई, हमारी जो हॉबी या हमारे अंदर जो टैलेंट है उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उस टैलेंट को रोकना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं हम 10,000, 20,000 की, 50,000 की नौकरी कर रहे हैं। पर हो सकता है आपके टैलेंट में वो हुनर आपके अंदर हो जिससे आप उससे कहीं ज़्यादा पैसे के साथ नाम भी कमा सकते हो। तो अपने आप को रोकिए मत। फैमिली वाले अगर आपकी रुकावट बनते तो उन्हें समझाइए। और बहुत से ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ भी होती है जो नहीं समझती, अब उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अब एक तीसरी बात, उस लड़के को ये भी तो दिमाग में आया हो कि हो सकता है उसने सुसाइड कर लिया हो, जो उसके पास खाने का नहीं। तो जो सुसाइड करते हैं ना वो सबसे गंदे होते हैं। एक बार आप, ऐसा है ना कि छोटी-मोटी जॉब भी करते हैं तो बुरा नहीं लगता, लेकिन सुसाइड जो कर देते हैं ना, उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन है। और बहुत ही, उन्हें कोई, आप लोग सोचते हो कि अरे उसने तकलीफ में आके सुसाइड किया, ऐसा कोई नहीं करता। सबको यही लगता है कि ये कायर था, ये डर गया, जिंदगी से डर गया। अब आप अगर मानते हो ना ये श्राद्ध व्राद्ध, तो ये जो योनियां होती है ना, इसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना, तो शायद अपने लिए आप प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो उन लोगों के लिए एक मेरी छोटी सी पंक्तियां हैं। उलझती हुई मन की गांठें जब आशा खोल न पाती है, तब जीवन जीने से ज्यादा आसान मौत हो जाती है। ये भी सच है, पर यार नहीं, मुझको ये स्वीकार नहीं। जीवन से लड़ना था तुमको, है मृत्यु कोई हथियार नहीं। हाँ गम, हाँ माना गम भारी होगा, अंतर संघर्ष भी जारी होगा, फिर भी तुमको अधिकार नहीं, यूं मर जाना स्वीकार नहीं। तो लाइफ में कभी भी मरने की बात ना सोचिएगा। जिंदगी आपको एक बार मिली है, आगे का क्या पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो मिला है उसे खुशी से जीकर कोशिश कीजिए। चीजों का रोना रोने से ज्यादा है ना कि आप चीजों को समझ कर, उसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर आगे बढ़ने की कोशिश की। एक जगह हाथ मारा, हाथ नहीं टिका, मीन्स एक जगह आपने कुछ स्टार्ट किया वो नहीं हो पाया, एक प्रिपरेशन के नहीं हो पाया, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जीवन रुकने का नाम नहीं, चलने का नाम है। तो संघर्ष जिंदगी के पार्ट्स हैं। स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाओगे, आपको खुशी होगी। आप सोचिए आपकी लाइफ में अगर संघर्ष नहीं है, स्ट्रगल है ही नहीं, तो आप उस लाइफ का क्या करोगे? खाओगे पियोगे बैठे रहोगे? ऐसी भी लाइफ, क्या फायदा है ऐसी लाइफ का? असली लाइफ में स्ट्रगल और संघर्ष का होना भी बहुत जरूरी है। बट हाँ, मेरी एक बात जो हमेशा आपने हर वीडियो में देखी है वो यही कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए। निगेटिविटी को अपने आसपास भटकने भी मत दीजिए, वरना जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगी। और ऐसी जिंदगी, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां पर आप बस बैठे बैठे बैठे, ऐसे कोई जिंदगी होती है?
तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अगर कोई अच्छी मिलती है तो मैं आपको सुनाऊँगी। और अगर आपकी कोई डिमांड है, आपको कोई ऐसी है, आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए कोई अच्छी सी स्टोरी ढूँढती हूँ। ओके, थैंक यू।